नमस्कार दोस्तों, पंकज टॉक्स के आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। और आज कई महत्वपूर्ण बातों को आपसे साझा करने के लिए मैं आपके बीच आया हूँ। सबसे पहली बात तो ये है कि 1 मई से 18 से 45 आयु वर्ग के जितने युवा हैं उनको टीकाकरण लगाने के निर्देश केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों ने कर दिए हैं। इसको लेकर एक महत्वपूर्ण अपडेट है जिसको आपको देना बहुत ज़रूरी है। आज 28 तारीख से इसको लेकर उत्तराखंड में रजिस्ट्रेशन शुरू होने जा रहे हैं। सरकार की तरफ से इसको लेकर निर्देश जारी हो गए हैं और इसको लेकर केंद्र की मोदी सरकार ने 1 मई से 18 वर्ष से 44 साल के लोगों को भी कोरोना वायरस कोविड-19 की वैक्सीन लगाने का निर्णय लिया है। लिहाजा उत्तराखंड सरकार ने 18 से 44 साल के जो तमाम युवा हैं उन लगभग 50 लाख लोग ऐसे हैं जिनको ये वैक्सीन लगनी है और निःशुल्क वैक्सीन लगनी है, तो उनको लगाने का निर्णय लिया है और इसमें लगभग 450 करोड़ रुपए खर्च होंगे। मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में ही बताया था। तो लिहाजा आज यानी 28 तारीख की शाम से इस टीकाकरण अभियान के लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू होने जा रही है। यानी अगर आप लोग इस बार की जो ये कोरोना वैक्सीन जो है वो आप पहले रजिस्ट्रेशन करवाएंगे, उसके बाद ही आपको ये रजिस्टर हो पाएगी और उसके बाद आपको वैक्सीन लग पाएगी। और जिसकी जानकारी सरकार ने सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में डाली हुई है कि किस तरीके से आप लोगों को रजिस्ट्रेशन करना है। तो इसको लेकर जो अभी जो अपडेट है, पंजीकरण के लिए सेल्फ रजिस्ट्रेशन cowin.gov.in पर लॉगिन करना होगा। तो इसमें पंजीकरण इसको लेकर शुरू हो गया है और वैक्सीन केवल कोविन या फिर आरोग्य सेतु के माध्यम से खुद पंजीकरण व अग्रिम अपॉइंटमेंट के बाद ही दी जाएगी। तो ये आप समझ सकते हैं कि इस बार की जो ये कोरोना की जो वैक्सीन है जितने लोगों को लगनी है वो पहले उनको या तो कोविन का जो ये रजिस्ट्रेशन का एक इन्होंने लिंक दिया है उस पर आप लोगों को रजिस्टर करवाना होगा, या फिर आरोग्य सेतु जिनके फ़ोन में है वो उसके माध्यम से रजिस्टर करवा सकते हैं। तो ये बेहद ज़रूरी है क्योंकि जिस तरीके से कोरोना की लहर लगातार देश ही नहीं उत्तराखंड और उत्तराखंड के अलावा अन्य राज्यों में भी लगातार फैल रही है और रोज़ाना 3.5 लाख से ज़्यादा लोग इससे संक्रमित हो रहे हैं। और इसके अलावा उत्तराखंड में भी देखा जाए तो 5,000 से ज़्यादा 5,500 से ज़्यादा मामले आ रहे हैं। मौतों की संख्या देश में अगर 3,000 पहुंच रही है तो उत्तराखंड में भी लगभग 97 के लगभग 96-97 कल थी। तो आप समझ सकते हैं कि इसको लेकर कितना ज़रूरी है हमें ये वैक्सीन लगाना। और वैक्सीन लगाने के बाद ही ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि वैक्सीन लगाने के बाद ही कोरोना का जो भय होगा, जो संक्रमण होगा वो कम हो पाएगा। क्योंकि अभी तक जो भी थीसिस आए हैं या फिर जो भी रिसर्च आई है उसके तहत ऐसा नहीं है कि कोरोना का टीका लगाने वाले को कोरोना नहीं हो रहा है, उनको भी कोरोना हो रहा है अगर वो संक्रमण में आ रहे हैं, लेकिन उनकी मरने और मोर्टेलिटी की जो चांसेस हैं वो बहुत कम हो जाते हैं और उसमें माइल्ड सिम्टम उनको आते हैं। तो ये बेहद ज़रूरी है। आप सभी से मेरा आग्रह है कि आप भी जो रजिस्ट्रेशन करवाना है और कोरोना के जो टीके लगने हैं 18 से 45 वर्ग की आयु वर्ग के, तो उनको वो सब टीका लगाएं और उससे ऊपर के जितने भी आयु वर्ग के लोग हैं उनको भी टीका लगाएं। ऐसे कई लोग हैं जो अभी भी टीका लगाने से, जो टीकाकरण करने से वो हिचकिचा रहे हैं। वो ऐसा ना करें क्योंकि जान है तो जहाने की जो बात है वो इस पे सटीक बैठती है। और इसके पीछे एक बेहद महत्वपूर्ण बात आपको ज़रूर बतानी ज़रूरी है कि जिस तरीके से देश भर में युवाओं को लेकर एक बात आ रही है कि इस बार युवाओं को कोरोना, पिछली बार जो अटैक कोरोना का बुज़ुर्गों पे था, लेकिन इस बार ये बढ़कर युवाओं में भी फैलने लगा है। युवा जो बाहर निकलते हैं, रोज़ी रोटी के लिए बाहर निकलते हैं, अपने बच्चों के
अच्छे भविष्य के लिए बाहर निकलते हैं, लेकिन वो कोरोना संक्रमित हो रहे हैं। देश भर में ऐसे कई मामले सामने आ रहे हैं। तो इसको लेकर जो उत्तराखंड सरकार की जो सलाहकार समिति, कोविड-19 को लेकर सलाहकार समिति बनाई गई थी, उन्होंने भी अपनी रिपोर्ट सौंपी है और उसके तहत साफ तौर पर कहा गया है कि कोरोना की दूसरी लहर इस बार बुजुर्ग ही नहीं बल्कि युवाओं को भी अपना शिकार बना रही है। और इस ओर गंभीरता से सोचते हुए छोटे से छोटे अस्पतालों में भी टेस्ट और इलाज शुरू करने चाहिए। ये सलाहकार समिति ने राज्य सरकार को अपनी तरफ से उन्होंने अपनी रिपोर्ट सौंपी और उन्होंने ये एक फाइंडिंग दी है कि आपको ऐसा करना चाहिए। और लोगों को हल्की खांसी, बुखार आदि होने पर तुरंत जांच करानी चाहिए और दवाई लेनी चाहिए। तो ये तमाम चीज़ें भी कही गई हैं। कोविड-19 से जुड़ी सलाहकार समिति ने सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपी है। समिति के अध्यक्ष एचएनबी मेडिकल विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर हेमचंद और दून मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर आशुतोष सयाना ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि 3 दिन, अब मैं आपको वो आंकड़े बता रहा हूँ कि किस तरीके से लोगों की मौतें हो रही हैं और कितना भयावह है। जो खुद अपनी रिपोर्ट में, जो सलाहकार समिति है उसने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि पिछले 3 दिन के भीतर दून अस्पताल में 37 कोरोना संक्रमित मरीजों की मौत हुई है। इसमें 50 वर्ष से कम आयु के 10, 51 से 60 आयु वर्ग के 12 और 60 वर्ष से अधिक आयु के 15 मरीज थे। मरने वालों में 43% महिलाएं और 57% पुरुष शामिल थे। तो ऐसे में ये ज़रूर समझ लें कि कोई ये सोच रहा हो कि कोरोना मुझे नहीं लगेगा, ऐसा नहीं होने जा रहा है। कोरोना ना ये देखता है कि आदमी किस उम्र का है, कोरोना ये नहीं देखता कि आदमी किस लेवल का है, क्या स्टेटस है उसका, वो ये नहीं देखता कि गरीब है, अमीर है या फिर कि मध्यम वर्ग का है। वो जिसको संक्रमण होगा वो उसको चिपक जाएगा। और इसमें अगर 70% मामले ऐसे थे जिसमें मरीज में 5 दिन के भीतर जानलेवा लक्षण आए, यानी पहले बहुत माइल्ड सिम्टम रहे, लेकिन धीरे धीरे जो सिम्टम हैं वो इतने तेज़ी से बढ़े कि आदमी की जान तक चली गई। तो आप समझ सकते हैं कि बेहद खतरनाक ये मामले हैं। और दून अस्पताल में भर्ती होने वाले मरीज जो हैं, जबकि 50% मरीजों के अन्य जो आधे ऐसे मामले थे जो 50% जो हैं वो दून अस्पताल में सीधे भर्ती हुए और बाकी जो है रेफ़र हो गया है। 58% मरीज भर्ती होने के 48 घंटे के अंदर मर गए। तो ये बहुत डराने वाली चीज़ है। तो हमको ये समझना होगा कि हमें संक्रमण से क्यों बचना है। जबकि 27% मरीज भर्ती होने के 12 घंटे के अंदर ही मर गए। इन लक्षणों के आधार पर समिति ने अपनी रिपोर्ट शासन को भेजी है, जिसमें सलाह दी गई है कि कोविड से बचाव के सभी दिशा निर्देशों का बेहद कड़ाई से पालन किया जाए। क्यों कहा जा रहा है कि इन तमाम चीज़ों को बेहद कड़ाई से इन चीज़ों का पालन किया जाए? इसीलिए ताकि आपको कोरोना संक्रमण ना हो, क्योंकि कोरोना संक्रमण इस बार की जो लहर है वो अपने आप में बेहद खतरनाक है, बेहद जहरीली, इसको जहरीली भी कह सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से लोगों की लगातार मौत हो, आप रिपोर्ट में जो डॉक्टरों की रिपोर्ट है, जो दून स्कूल जो दून मेडिकल कॉलेज है उसके जो प्रिंसिपल हैं उनके द्वारा कही गई बात है कि भाई कुछ लोग 24 घंटे के अंदर मर जा रहे हैं और कुछ ऐसे हैं जो 12 घंटे लाने के 12 घंटे के अंदर उनकी डेथ हो जा रही है। तो आप समझ सकते हैं कि कितना तेज़ संक्रमण फैल रहा है। समिति ने यह भी पाया कि अभी भी अधिकतर लोग कोरोना के लक्षण होने पर घरेलू उपचार को तवज्जो दे रहे हैं। ऐसा बिल्कुल ना करें। अगर आपको लगता है कि आपको बिल्कुल माइल्ड सिम्टम है, तब भी ऐसा ना करें कि आप हॉस्पिटल या फिर किसी डॉक्टर से कंसल्ट ना करें, खुद डॉक्टर ना बने। अगर आपको कुछ ऐसी आपने डॉक्टरी नहीं पढ़ी है और ऐसा काम ना करें कि घरेलू उपचार, क्योंकि ये जानलेवा साबित हो सकता है। तो इसको लेकर साफ तौर पर जो समिति है उसने साफ तौर पर कहा है कि जागरूकता पर बल दिया जाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग लक्षण आने पर तत्काल अपने निकटतम स्वास्थ्य केंद्र पर जांच कराएं और इलाज कराएं। हालांकि एक बड़ी बात यह है कि समिति ने तो ये कहा है कि अगर किसी को कोरोना के लक्षण आ रहे हैं तो निकटतम जांच कराएं और ये तमाम चीज़ें हों,
लेकिन एक बड़ी बात उत्तराखंड के लिहाज से भी वो है, क्योंकि हम पत्रकार हैं और हम इन तमाम चीज़ों से लगातार रूबरू हो रहे हैं कि किस तरीके की स्थिति है। स्थिति अभी भी भयावह बनी हुई है। जिस तरीके से रोज़ाना संक्रमण के लगातार मामले आ रहे हैं, वो ठीक वैसी स्थिति है कि एक 10 बाय 10 कमरे में 1000 लोगों को भर दिया जाए। तो हमारे पास अभी की स्थिति, जो हमारे पास हॉस्पिटल की स्थिति है, ऑक्सीजन बेड्स की स्थिति है, आईसीयू बेड्स की स्थिति है, वो ठीक वैसे ही है कि एक छोटे से कमरे में अगर 1000 लोगों को भर दिया जाए तो फिर कैसी स्थिति होगी, ना वहाँ पे सांस लेने को बनेगा। तो वैसी स्थिति उत्तराखंड के वर्तमान मेडिकल सिस्टम की बन रही है। ये भी सवाल उठता है कि साल भर सरकारों ने क्या किया, लेकिन अभी लोगों की जान बचाने का समय है। अभी तमाम और चीज़ें छोड़ भी दी जाएं तो लोगों को अभी ऑक्सीजन बेड मिलने में परेशानी हो रही है। हॉस्पिटल में कई ऐसे मामले आ रहे हैं गंभीर होने के बावजूद उनको हॉस्पिटल में भर्ती नहीं कराया जा रहा है। लोगों की मौत हो जा रही है घर ही घर पे। और सबसे बड़ी दर्दनाक बात है कि जो शमशान घाट में, वहाँ पर भी लगातार लोगों की जो अंतिम संस्कार को लेकर भीड़ बढ़ रही है, वहाँ पर भी वेटिंग चल रही है और उसके लिए सरकार को बाकायदा नोडल अधिकारी नियुक्त करने पड़ रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं। तो इन तमाम चीज़ों से नहीं गुजरना है तो आप घर पे रहिए, जितना हो सके घर पे रहिए और अपने परिवार का भी बचाव कीजिए, अपना भी बचाव कीजिए, जिससे कोरोना संक्रमण को हम मात दे सकें। एक सबसे शर्मनाक बात कल देहरादून में देखने में आई। देहरादून जिलाधिकारी ने जिस तरीके से कोरोना कर्फ्यू देहरादून में लगाया हुआ है, लेकिन हालात ये हैं कि आदेशों का पालन ना करने की जैसे हम लोगों ने ठान ली है। देहरादून की सड़कों पर कल बेतरतीब गाड़ियां निकलती हुई दिखाई दी। कुछ कोई बहाना बना रहा है, कुछ ऐसे अजीबोगरीब बहाने बनाकर लोग बाहर घूम रहे हैं। ये ठीक वैसी स्थिति है जैसे पिछली बार जब कर्फ्यू लगा था या जब लॉकडाउन लगा था, ठीक ऐसे ही बहाने बनाए जा रहे थे। लेकिन जब पुलिस ने सख्ती की तो उसके बाद लोगों ने तमाम चीज़ों पर पालन किया। तो आज जो डीएम हैं देहरादून के, उन्होंने सबसे अपील की है कि ऐसा ना करें, अपनी सुरक्षा करें, अपने परिवार की सुरक्षा करें, घर पे रहें और अगर जो कोरोना का कर्फ्यू लगा है उसको लेकर प्रशासन का सब सहयोग करेंगे, तभी कोरोना से जीत मिल पाएगी। तो दोस्तों, आज के वीडियो में जो ये तमाम 3 चीज़ें थी वो मेरे को बतानी बेहद ज़रूरी थी कि किस तरीके से आपको पंजीकरण कराना है कोरोना का, क्यों पंजीकरण कराना है और क्यों वैक्सीनेशन कराना है, क्योंकि युवाओं को भी इस बार कोरोना नहीं बख्श रहा है। और सबसे आखिरी बात, देहरादून या फिर अन्य जितने ज़िलों पे, चाहे हरिद्वार हो, चाहे पौड़ी हो, चाहे नैनीताल हो, चाहे उधम सिंह नगर हो, 5 ज़िले तो अभी तक लॉकडाउन घोषित कर चुके हैं अपने ज़िले के विभिन्न शहरों में। तो फिर ये ऐसे ही नहीं, वहाँ पे बिल्कुल कोरोना बढ़ रहा है। तो ऐसे में तमाम लोगों को इन तमाम जो बंदिशें उनके ऊपर लगाई गई हैं वो उसका पालन करें, वो उनकी भलाई के लिए है और इसका पालन करके ही हम कोरोना से जंग जीत सकते हैं। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। आपको मेरे वीडियो कैसे लगते हैं इसके बारे में कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और चैनल को मजबूत करने के लिए इसको सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।